ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है कितने मार्क्स का, तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स का जो पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है वो मैं आपकी तैयारी करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा वन बाय वन हम किसको फॉलो करते हुए चल रहे थे, तो एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हुए चल रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, इसको पास करने का, क्रैक करने का, अच्छे नंबर लाने का मूल मंत्र है। ओके, जिसमें मैंने आपको बोला था कि पहले हम जो है कवर करेंगे क्लास थर्ड को, जो कि हम कवर कर चुके थे, फिर करेंगे क्लास फोर्थ को, जो कि कवर कर चुके थे, फिर करेंगे हम क्लास फिफ्थ को, जो कि हमने अभी स्टार्ट कर रखी थी। अभी अभी हमने शुरू ही करी थी, कुछ इसके चैप्टर हमने, कुछ इसके हमने टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। अगर आपने नहीं देखे लेक्चर्स तो आप सही बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछा वाला जो है वो छोड़ते हुए ना जाए, रिवीजन करते हुए जाए, कुछ समय निकाल के जाकर उसको सेल्फ स्टडी करें। ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पीछे का भूलते हुए जा रहे हैं। ऐसे करोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा बहुत समय निकालिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए, तो आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, तो कक्षा 5वीं क्लास 5th की जो हमने बुक स्टार्ट कर दी थी उसमें हम वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर के अनुसार। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे दोस्तों एनिमल यानी कि जंतु। अब कई बच्चे कहेंगे सर लास्ट चैप्टर भी तो जंतु से रिलेटेड था। दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको यहां से रखना है कि एनसीईआरटी कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है। ये तो मैं नाम आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको थीम याद करा सकूं। अब ऑलमोस्ट हम तीसरी चौथी कवर कर चुके हैं, थीम आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। 6 मुख्य थीम है और 4 थीम है, कौन कौन से सीरियल नंबर पे है, कौन कौन से नहीं है, आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ में लेते हुए चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को थीम को लेकर। यहां तक लगता है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब मेन बात आती है, जो हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, कौन सी कक्षा की, तो कक्षा 5वीं की शुरू कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी बुक से, वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि अभी अभी हमने शुरू ही करा इसको। लास्ट हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और मैंने आपको बोला था इन तीनों क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो कक्षा 5वीं की है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 के अंतर्गत किसकी कहानी बताई गई है, तो सपेरों की कहानी बताई गई है। किसकी, सपेरों की। आपने बचपन में या फिर अब तो नहीं देखने को मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर चांसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले जो मिलते थे आपने देखा होगा गली कूची में सांप निकालकर बीन बजाकर क्या करवाते थे, अलग अलग प्रकार की सांपों से कुछ ना कुछ करवा के हमें दिखाया करते थे। देखा होगा ना आप सभी ने। अब वो देखना बहुत कम हो गया, गांव देहात इलाके में देखने को मिल जाता तो मिल जाता है, शहरी इलाकों में बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस है। अब ये मानकर चलिए मैं हर दूसरे दिन देखता था अपने बचपन के टाइम पर, लेकिन ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए मैं जो था अराउंड, ये मानकर चलिए 2000, ये बात है आपकी 18-17 की, उसके उसके बाद मैंने अब तक नहीं देखा, उसी टाइम मैंने आखिरी टाइम देखा था। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सरकारी कानून बना दिए गए हैं। वो क्या कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सभी के सही बच्चे अपनी नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक एनिमल यानी कि जंतु। ठीक, अब देखिए पूरी की पूरी सांपों यानी कि सपेरों की कहानी है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पहला बिंदु लिखा हुआ है कि सांपों को नचाने वालों को क्या कहते हैं, काल बेल या लोग कहते हैं, यानी कि एक तरीके से मानकर चलिए इनके जो समुदाय है, इनकी जो जनजाति है, जनजाति तो नहीं बोलेंगे, जो इनका समुदाय है, इन लोगों को क्या कहा जाता है, तो इन लोगों को कहा जाता है काल बेलिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। इस बिंदु को लिख लीजिए। जो आपने गली गली में आपने सांपों को नचाते हुए देखा होगा, या फिर जो सांप नचाते हैं या फिर जो टोकरी में पिंडार में रखते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है, तो काल बेलिया लोग कहा जाता है। ओके, आगे बात करें तो काल बेलिया लोग जो होते हैं वो सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। देख सकते हो ये लोग जो थे अपने काम में इतने ज्यादा माहिर थे, जब सांप किसी को डसता है, आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे सांप है, लेकिन भारतवर्ष में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप है जिनके काटने से हैवी समय पर दवाई ना दी जाए, सीरम ना दी जाए, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति यानी कि जो कालबेलिया जो समुदाय के लोग थे, ये जो थे, ये देखकर जो सांप काटता है और उसके पीछे 2 निशान छोड़ जाता है डंक के, उन डंकों के निशान से जान जाते थे ये लोग कि ये किस सांप के द्वारा काटा गया है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में कालबेलिया जो लोग हैं, ये अपनी बेटियों को शादी में क्या दिया करते थे, सांपों का तोहफा दिया करते थे। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा आपके शादियों में, आपके घरों की शादियों में, बहन बेटी की शादियों में आप ज्यादा तोहफे के रूप में क्या देते हो, अलग अलग उपहार देते हो, लेकिन ये लोग जो है अपनी बेटियों की शादी में क्या देते हैं, सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। कैसे देते हैं, सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ में जो कालबेलिया लोग हैं, इनके नृत्य जो होते हैं उनमें भी सांपों जैसी मुद्राएं होती है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सांपों जैसी मुद्राएं कैसे होती है, तो आप पुराने जमाने को याद करो, जब हम शादी में जाया करते थे तो चाचा फूफा कैसे करते थे, नागिन वाला डांस करते थे ना, तो वही वाली बात है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होते हैं इनके नृत्य जो होते हैं, इनके डांस जो होते हैं, उन डांसों में भी कैसे देखने को मिलते हैं, सांपों जैसे नृत्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट बिंदु निकले, तो 3 इंपॉर्टेंट बिंदु निकले। पहला बिंदु निकला कि जो सांपों को नचाने वाले, जैसे कि आप फिगर में देख लो, बीन बजाकर सांपों को नचा रहा है ना, तो सांपों को नचाने वाले लोगों को, समुदाय को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है काल बेलिया लोग। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये लोग अपने काम में इतने ज्यादा मशहूर होते हैं, इतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं कि जब सांप काटता है तो उस डंक के, सांप के काटने के जो निशान होते हैं, उनसे देखकर ये बता देते हैं कि ये इस सांप ने काटा है या फिर इस सांप ने काटा है। ओके, दूसरा पॉइंट, और ये लोग सांपों के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं, सांपों से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, सांपों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि अपनी बेटियों को भी शादी में क्या देते हैं, तोहफे के रूप में सांप क्या देते हैं, प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, सांप प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ में जो लोग हैं, इनके जो डांस फॉर्म होते हैं, इनके जो नृत्य होते हैं, उसके अंतर्गत भी कैसी मुद्राएं होती हैं, सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी मुद्राएं होती हैं, सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, 4 इंपॉर्टेंट बिंदु निकले, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए चारों बिंदु। आगे चलते हैं।
आगे लिखा गया है कि लोगों की सांपों के प्रति क्रूर होना जैसी भावना को किसी प्रकार समाप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा, या फिर मैं अपनी भी बात करूं तो जब हम सांप को देख लेते हैं तो सांप को देखने के बाद पता नहीं सांस से फूलने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, हाथ में पत्थर वत्थर लेके मारने लग जाते हैं, डंडा लेके मार ही देते हैं उसको जान से। तो यही वाली बात कही गई है कि समुदाय में, लोगों में, आम जनताओं में जो सांपों के प्रति क्रूर व्यवहार है, ये जैसी भावनाएं है, इसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है, अगर इस पृथ्वी जगत के ऊपर सांप खत्म हो जाए ना, तो हमारा जो फूड सर्कल है, देखा होगा आपने, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और आपको भी पता होगा, जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर अधिकतर जो आय होती है, आय का जो स्रोत होता है वो कृषि है। क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी है। और खेती बाड़ी से अधिकतर लोगों की जुड़ने की वजह यही है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। ओके, और आपको भी पता है, जो किसान होते हैं, इनके ये सांप जो होते हैं बहुत बड़े मित्र होते हैं। सांप हो गया, मेंढक हो गया, केंचुए हो गए, ये क्या कहलाते हैं? सांपों के मित्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, सांप जो होते हैं ये अधिकतर खेतों वगैरह में देखने को मिलते हैं, और अधिकतर हमारे यहाँ पर जो सांप पाए जाते हैं खेतों के अंतर्गत, या फिर वैसे भी वो कम पॉइजनस या फिर होते ही नहीं है, कई बार तो बस डर के मारे हम उसे मार देते हैं। ठीक है, तो यही वाली बात है, ध्यान रखिएगा। सांप जो होते हैं खेतों के अंतर्गत जो बिल बनाकर चूहे रह रहे होते हैं, देखा होगा ना कितनी ज्यादा बड़े पैमाने पर चूहे जो होते हैं हमारी फसल को तबाह कर देते हैं। तो उन चूहों को खाकर हमारे सांप जो है हमारी किसानों के हित रखते हैं। सांप कभी भी खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप देखिएगा इस बात को। जो नुकसान पहुंचाता है उसको वो मार देते हैं, खा जाते हैं, जैसे कि चूहा। ठीक है, मेंढक वगैरह देखा होगा आपने, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे पौधे के नुकसान वगैरह करते हैं, उनको खा जाते हैं। केंचुआ हमारी मट्टी को पॉली करके नरम करके किसानों की मदद करता है। तो ये क्या कहलाते हैं? किसान के हितकारी कहलाते हैं, किसानों के क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं। तो इसलिए भाई इसको देखकर मारना नहीं चाहिए, इसके बारे में समझो। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी पृथ्वी के फूड सर्कल पर। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ उपाय लिख रखे हैं। पहला उपाय लिख रखा है कि जो हमारे समुदाय है, जो हमारा वातावरण, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन लोगों से क्या करना चाहिए? हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बातचीत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि सांप को देखकर जैसे आप डरते हो ना, वैसे ही सांप भी आपको देखकर डरता है। सांप जो काटता है ना आपसे, वो अपनी रक्षा के लिए काटता है, और जो आप उसे मारते हो वो भी आप अपनी रक्षा के लिए मारते हो। तो दोनों तरफ से देखिए सिचुएशन कितनी खतरनाक है। सांप को लग रहा है कि ये मुझे मार देगा, और ये इंसान सोच रहा है कि सांप को मैंने नहीं मारा, सांप मुझे मार देगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इन दोनों में से एक को मरना तय ही है। कई बार तो दोनों को मरने का तय हो जाता है कि सांप इसे भी काट ले और ये भी मार देता है कई बार, और वो वहीं के वहीं दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो सिचुएशन है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन। इसलिए देखिएगा, सांप जो होगा ना आपको, आपके रास्ते से, अगर आप मुझे कुछ नहीं करोगे ना, आपके रास्ते से गुजर के आराम से चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि सांप भी डर के मारे ही काटता है, वो भी अपने आप को बचाने के लिए ही काटता है आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है आप उससे क्या करो, समुदाय से बातचीत करो कि भाई सांप जो है आप उससे दूरी बना लो, वो अपने आप इतना दूर निकल जाएगा कि पता नहीं चल पाएगा आपको। ठीक है, तो समुदाय से बातचीत करनी है। साथ ही जो हमारे सपेरे हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रकार के सपेरे हैं, वह सांपों पर क्या कर सकते हैं? आपसी संबंध में नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपसी अपने संबंध है और अपना एक नियम बना सकते हैं कि किस किस प्रकार से हमें लोगों को क्या करना है, जानकारी देनी है, किस प्रकार से लोगों को हित में लेना है, किस प्रकार से सांपों की रक्षा करने के लिए बोलना है। ठीक है, और साथ ही साथ में आप सही बच्चों को पता है कि सांप जो है चूहों को खाकर क्या करता है? किसानों की मदद करता है, किसानों के हित में रहता है, इसलिए उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इन चीजों के बारे में जब आप बताओगे लोगों को, अधिकतर जो सांपों की मारने की कहानी आती है, कहां से आती है? गांव घरों से ही आती है। क्यों? क्योंकि जहां देखा नहीं, लिया लठ और दे पीठ पर, दे दनादन, दे दनादन, 4 लठ में सांप ढेर। तो वही वाली बात अधिकतर गांव घरों में देखने को मिलता है, सांप दिखाई और मारने को दौड़ जाते हैं इंसान। इसलिए लोगों को, किसानों को, समुदाय को इस चीज के बारे में अवेयर करने के लिए उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको समझा सकते हो इन चीजों के बारे में। तब जाकर जो क्रूर व्यवहार है सांपों के प्रति, आप इनको क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। ओके, तो तीनों के तीनों बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि नाग गुफन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने हेतु सौराठ, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाग गुफन रंगोली होती क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फिगर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हल्का सा येलो कलर में है। थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिखे। वैसे तो उम्मीद कर रहा हूँ दिख ही रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छी तरीके से दिखे। चलिए, ऑलमोस्ट आपको आई थिंक दिख रहा होगा। ये क्या है? तो ये नाग गुफन डिजाइन है। क्या है ये? ये क्या है? एक तरीके से देख रहे हो, सांप का डिजाइन बना हुआ है। क्या है? सांप का डिजाइन बना हुआ है। तो क्या है? नाग गुफन, रंगोली या कढ़ाई, कुछ भी बोल सकते हो। ये कहां पर बनाया जाता है? तो सौराठ में हो गया, साथ ही साथ में गुजरात में हो गया, साथ ही साथ में हमारा जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पर, तो कढ़ाई के रूप में, दीवारों के ऊपर डिजाइन बनाने के रूप में इसको बनाया जाता है। ओके, तो पूछा जाए नाग गुफन, रंगोली या कढ़ाई कहां के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, तो सौराठ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दक्षिण क्या हो,
अपना भाग हो, दक्षिण भारत वाला भाग हो। कैसा दक्षिण भारत? केरला, तमिलनाडु, ये जो हमारा दक्षिण भारत वाला भाग है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन इलाकों में देखने को मिलता है। अब तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, और पूछा जाएगा ना तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो एक ही ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि हम क्या समझे, इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या समझे, और राइट हैंड साइड में देखो दोस्तों कुछ एक बिंदु भी लिखे हुए हैं। ये बिंदु बहुत छोटे होंगे आपको देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए लिखा हुआ है कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। देखो दोस्तों यहाँ पर साफ एक प्रश्न पूछा गया, और ये देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले समझिए प्रश्न है क्या। प्रश्न इसने बोला है कि देखा होगा आपने पुराने जमाने में सांपों को पकड़कर उनसे नाच करवाया जाता था, भालुओं को पकड़ के करवाया जाता था, बंदरों को पकड़ के करवाया जाता था। देखा होगा ना गली कुची में आपके देखने को मिलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, इनसे अलग अलग प्रकार के डांस करवाया करते थे, इनसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करवाया करते थे। तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों को आप, केवल जंगली जानवरों को, पालतू जानवर जैसे गाय भैंस, इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। जंगली जानवरों के ऊपर आप उन्हें पकड़कर अलग अलग प्रकार के उससे कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के नृत्य वगैरह या खाल बेचना या फिर अलग अलग प्रकार के गैर कानूनी काम करना बिल्कुल ही निषेध है, बिल्कुल ही ये गलत है। कब से कानून बना था ये कानून कहलाता है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या कहलाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस दिन से, इस टाइम से ये पूरा का पूरा कर दिया गया था कि अब कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को ना ही पकड़ सकता है और ना ही उसे अपने पास रखकर अलग अलग प्रकार के कर्तव्य कर सकता है। ओके, अब किसी को ही कहा जाता है हिंदी में, कहां लिखते हैं, लिख दो, क्या लिख देते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या कहा जाता है इसे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इस नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी भी जंगली जानवरों को पकड़कर अपने पास नहीं रख सकता और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे कि सांप हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गया, इन सभी को देखकर ये नियम लाया गया था। कब? 1972 में लाया गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, ये जो कानून बनाया गया था, जिस कानून के प्रति किसी भी जानवर को, जंगली जानवर को पकड़ नहीं सकते, उसे अपने पास नहीं रख सकते, ये किस कानून के अंतर्गत कहा गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर अपने पास नहीं रख सकते, ना ही किसी प्रकार का कर्तव्य या इलीगल काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कानून ये जो बनाया गया वो सही है कि नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर हम कालबेलिया लोगों के द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये कानून जो है इन लोगों के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक हो गया। क्यों? क्योंकि दिन भर की अपनी जो जीविका चलाते थे वो इसी प्रकार से चलाते थे। ये लोग कहते हैं कि अगर ऐसा नियम लेके आना है तो लेके आइए, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे पहले कुछ हमें ऑल्टरनेट दीजिए कि हम करें, क्या करें, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करें, क्योंकि इनकी जीविका चलाने के लिए पूरी के पूरी इसी के ऊपर निर्भर थे। तब इन लोगों को कई प्रकार की अलग अलग चीजें, प्रकार के सजेशन भी दिया गया, जैसे कि आप लोग बीन पार्टी बना सकते हो। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के गांव घर के देहात वगैरह शादी में बीन बजाते हुए, तो ये बीन पार्टी एक बना दी गई इन लोगों की, और बीन पार्टियों के द्वारा मतलब अपने क्रिएटिविटी के ऊपर बीन पार्टी बनाकर आप बारात घरों में या बारात वगैरह में आप अपना बारात बजा सकते हो और लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑल्टरनेट देना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों का ये कहना था। ठीक, अब ये नियम बनाया क्यों गया? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है कि किसी भी जानवर को बंद के रहना, जैसे कि आप लोगों को कोरोना के समय में घर में जब बांध दिया था, घर से निकलने पर लट पड़ते थे, तो कैसा लगता था आपको? छटपटाने लग गए थे सभी के सभी लोग। ठीक है, आपने बीच में एक मीम भी चला था, आपने देखा होगा ना, वो पता नहीं यूपी साइड का मीम था। वो बंदा आया, चौराहे पर पुलिस की बैरिकेड वगैरह लगे थे, आते वो पीछे घूमकर मुड़ गया, कह रहा सर जी मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे चौक तक घूम के आने दो, मुझे बस सिगरेट पी के आनी है, मैं घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ एकदम, मुझे मारना है तो मार लो, माफ कर दो, लेकिन मुझे यहाँ तक घूम के आने दो। मतलब बिल्कुल साफ कहता, मार लो लेकिन मुझे घूम के आने दो, मैं घर तक दुखी हो गया बैठ बैठ के। तो आप इंसान एक देखिए, इतना बड़ा जो आपका घर है, आपका अपना घर है जिसमें आप काफी सालों से रह रहे, उसके अंदर आप बंद कर नहीं रह सकते, लेकिन आप एक पक्षी को, आप एक अलग अलग जानवरों को बांध के रखते हो अपने पास पिंजरे में, अलग अलग जगहों में, तो उसको कैसा लगता होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और इसी के प्रति यह नियम बनाया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा लिखा है बीन पार्टी के बाजे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, देखो पहला लिखा है बीन, ठीक है, दूसरा लिखा है तुम्बा, और तीसरा क्या लिखा है? खंजरी, एक और है ना ढोल। ये क्या है? तो ये बीन पार्टी वालों के क्या है? अपने यंत्र है, बोल सकते हो उनके बाजे हैं। अब ये सारी की सारी चीजें केवल ढोल को छोड़कर, केवल ढोल को छोड़कर ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो किससे बनाई जाती है? तो सूखी लौकी से बनाई जाती है। लौकी मतलब घिया। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे यार ये लौकी तो बड़ी बड़ी होती है, ऐसे कैसे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लौकी जो है वो इस प्रकार की भी होती है, ये देखो इस आकार की भी एक लौकी उगती है। इस लौकी को उगाने के पीछे मेन रीजन है, इसी से ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में इसी से बनता है बीन, इसी से बनता है तुम्बा, इसी से बनता है खंजरी। अब बच्चे बोलेंगे तुम्बा क्या होता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, कमर पर एक छोटे छोटे से ना ढोल से लगाकर उनको पीटते हैं, उनको तुम्बा कहा जाता है। और खंजरी जो होता है पकड़ के बजाते नहीं है, उनको खंजरी कहा जाता है, खंजरी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो बाजे हैं, यंत्र जो है वो किससे बनते हैं? तो सूखी लौकी से। कभी भी आप अपने घर में कभी लौकी का आप क्या लगाइएगा? बेल लगाइएगा, लौकी की बेल होती है, और जो उसमें लौकी लगती है, घिया लगती है, उसको सूखने दीजिएगा। पौधे के ऊपर ही, तोड़ना नहीं है आपको। पहले वो छोटा होगा, बड़ा होगा, लोग बड़े होने के बाद धीरे धीरे सूखने लगेगा।
सूखने के बाद वो घिया इतनी सख्त हो जाती है ना कि किसी को मार दिया ना तो बंदे के सर से खून निकलने लग जाएगा, ठीक है, इतनी मजबूत होती है। और इसको तो उगाया ही इसीलिए जाता है और भी ज्यादा सख्त होती है। अधिकतर आपने चाइनीज मूवी वगैरह देखी होगी तो इसके ऊपर इस तरह से काट के इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है और इसके अंदर पानी भर के बोतल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी घिये की वजह से, सूखी लौकी की वजह से ये अलग अलग प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो ये किस चीज से बने हैं? बीन, तुम्बा, खंजरी, तो ये बने हैं आपके लौकी से। किससे? सूखी घिया से। इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, पता आपको होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों अपना अब तक का नॉर्मल बिंदु। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु के ऊपर। क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, पढ़ते हैं पता चल जाएगा। हमारे देश में, भाई इंग्लिश वाले परेशान मत होना, इंग्लिश में भी लिख रखा है, सारी की सारी चीजें दिखा दूंगा, डू यू नो, ठीक है। तो लिखा है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने तरह के? तो केवल 4 तरह के सांप जो है वो जहरीले होते हैं। अब कई आपके एग्जाम की बुकों में जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो 6 बोलता है, कोई 9 बोलता है और कोई तो 243 बोलता है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे भारत के अंदर बहुत प्रकार के सांपों की वैरायटी है, लेकिन उसमें जो जहरीली है वो केवल 4 ही है जहरीली। कौन कौन सी है? तो वो है नाग, कैरट, दुबोया और अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जहरीले सांप है। ध्यान रखिएगा, हमारे ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। हमारे कंट्री के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत सांपों की जो वैरायटी है बहुत प्रकार की, लेकिन 4 ही प्रकार की जो वैरायटी है वो जहरीली है। कौन कौन सी है? तो कोबरा है, कॉमन कैरेट है, रसल वाइपर है और साथ ही साथ में सॉ स्केल्ड वाइपर है, ठीक है। इंग्लिश में इसके नाम क्या है? कोबरा, कॉमन कैरेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। हिंदी में इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो नाग, कैरट, दुबोया और अफाई कहा जाता है इन्हें, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे भारत देश में। आगे बात करें तो सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में बोल दिया जाता है कि सांप के कितने खोखले दांत होते हैं जब वो काटता है? 4 खोखले दांत। नहीं दोस्तों, ऊपर की तरफ 2 खोखले दांत होते हैं बस, और इन्हीं 2 खोखलों के दांतों की मदद से ही जिसको काटता है उसके शरीर में जहर डाल देता है, ठीक है। तो सांपों कितने दांत हुए? खोखले, ऊपर की तरफ 2 हुए, 4 नहीं होते हैं, और उन्हीं की मदद से जिस व्यक्ति को काटता है, जिस जीव को काटता है, उसके शरीर में ये जहर छोड़ देता है, ठीक। आगे चलें तो इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, जिसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है, दी जाए। और ये जो सीरम होता है वो किससे बनता है? ये सांप के जहर से ही बनता है। इसलिए आपने कहावत सुनी होगी, जहर जहर को काटता है। कहावत सुनी है ना आपने? वो इसलिए कहावत है क्योंकि जो दवाई बनाई जाती है ना सांप के काटने की जहर वाली, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यह जो सीरम है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और ये जो है हमारे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ से कितने पॉइंट निकले दोस्तों? पहला बिंदु, हमारे देश में जो सांपों की वैरायटीज है जो जहरीली है वो कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो नाग है, दुबोई है, कैरात है और अफाई है। तो ये 4 प्रकार के जहरीले सांप है। साथ ही साथ में सांपों के कितने खोखले दांत होते हैं? तो 2 खोखले दांत होते हैं, और उसी से जब किसी व्यक्ति को जीव को काटता है तो उसी से खोखले दांतों से जहर को छोड़ता है। अब जिस व्यक्ति जिस जीव को उसने काटा है उसको तुरंत पास वाले सरकारी केंद्र में ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दवाई का, जो उस सांप के जहर का जो इलाज है वो सीरम के द्वारा दी जाती है, और ये सीरम किससे बनता है? तो सांप के जहरीले जहर से ही बनता है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर इमेज कैसी होती है इन सांपों की? तो आपके सामने है, देख सकते हो, ये हमारे नाग भाई साहब। देखा होगा ना शिव जी के गले में, आपने देखा होगा, तो शिव जी के गले में जो आपको देखने को मिलता है सांप, कौन सा होता है? यही होता है, कोबरा, नाग, ठीक है। ये हमारे दुबई भाई साहब, ठीक है, ये हमारे कैरात और ये है अफाई। तो ये 4 प्रकार के जहरीले सांप है जो हमारी पृथ्वी में, धरती में, हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, जिसके काटने के बाद इंसान को तुरंत ना ले जाया गया कहाँ? हॉस्पिटल, वो भी सरकारी, जहां उस सीरम का, जहां उस जहर का सीरम हो, तुरंत उसकी जान बचाई जा सकती है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये सभी के सभी बिंदु आप सही बच्चों को ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चल, ओके, आगे कुछ नहीं है। तो वो था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2, एनिमल्स, यानी कि सपेरों की कहानी। उम्मीद करता हूं सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं तो तीसरा चैप्टर क्या है? चखने से पचने तक। अब देख सकते हो दोस्तों, एक एनिमल की बात करी और एक हम बात करें चखने से पचने तक, यानी कि खाने से रिलेटेड आपका चैप्टर है। तो सभी के सही बच्चे लिख लीजिए टॉपिक को, भोजन यानी कि फूड। पहला बिंदु क्या लिखा है? स्वाद ही स्वाद। आप सही बच्चों को पता है, काफी बार मैंने आपको पढ़ाया, तो उस समय मैंने आपको बताया भी था। ये एक छोटी सी बच्ची है, इसके घर में कुछ भी बनता ना, जैसे इसके घर में करेला बना तो इसकी मां ने कहा आजा बेटी खाना खा ले, तो देखते ही मुझे चिढ़ाने लगी, करेला मुझे नहीं खाना, मां मुझे नहीं खाना, इससे अच्छा मुझे गुड़ रोटी दे दो, मैं गुड़ रोटी खा लूंगी। तो इसकी मां और मौसी कहने लगी तुम एक ही प्रकार का स्वाद का खाना मीठा खा खा के बोर नहीं होती, ठीक है। तो इसकी मां और मामी ने, चाची ने मतलब, मिलकर एक गेम खेलने का सोचा कि इसकी आंखों पे पट्टी बांधकर अलग अलग प्रकार की इसको चीजें खिलाएंगे और स्वाद जानने की कोशिश करेंगे तो किसकी स्वाद का ऐसे पता चला, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें, गुड़ को पीस के दिया, इसके जीभ पर रख के देखा, अलग अलग प्रकार के स्वाद को इसको चेक किया गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी ऐसे चली। हमें कहानी से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट उससे जो निकलते हैं उसको समझते हैं। पहला बिंदु निकला यहाँ से कि जीभ पर जो है वो 4 तरह की 9000 से ज्यादा स्वाद ग्रंथियां होती है। कभी भी आप अपनी जीभ को कपड़े से साफ कर लीजिएगा, जो जीभ हमारी गीली होती है कपड़े से साफ कर लीजिएगा और थोड़ी सी जीभ बाहर निकाल के शीशे के सामने देखिएगा, कुछ दाने 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 से दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? दाने दाने से दिखाई देंगे। तो ये क्या है? हमारी जीभ के ऊपर 4 तरीके के 9000 से भी ज्यादा स्वाद ग्रंथियां। क्या है? 9000 से भी ज्यादा स्वाद ग्रंथियां हैं। और ध्यान ही रखिएगा, और यही जो हमारी जीभ है, जीभ के
एक हिस्से से सबसे ज्यादा स्वाद का पता चलता है? तो यहाँ पर पूछा गया है जीभ के किस हिस्से में स्वाद का ज्यादा पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगे वाले हिस्से से। जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से सबसे ज्यादा हमें स्वाद का पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये मीठा हमें स्वाद देता है। कैसा स्वाद देता है? मीठा स्वाद देता है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा जीभ में हमारे कितने प्रकार के स्वाद ग्रंथियां हैं? तो ध्यान रखिएगा 9000 से भी ज्यादा स्वाद ग्रंथियां, और कितने प्रकार के स्वाद हमें पता चलते हैं? तो 4 प्रकार के। सबसे ज्यादा स्वाद हमें किससे पता चलता है? तो जीभ के आगे वाले हिस्से से। कैसे? स्वीट, यानी कि मीठा मीठा सा हमें प्रतीत होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिंदु लिख लीजिएगा, 4 अलग अलग प्रकार के स्वाद जो हमारे जीभों से मिलते हैं। पहला बिंदु लिखिए, जीभ के आगे वाले भाग से मीठा स्वाद मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बीच वाले भाग से नमकीन स्वाद मिलता है। अगल और बगल वाले से, तो बगल वाले से खट्टा और पीछे वाले से कड़वा स्वाद मिलता है। कैसा मिलता है? कड़वा स्वाद मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो पता होना चाहिए। ठीक, क्या बोला मैंने आपका? आगे वाले भाग से मीठा, बीच वाले भाग से नमकीन, बगल वाले भाग से खट्टा और पीछे वाले भाग से कड़वा। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए। अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कभी भी पूछने को देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए अब यहाँ से कहानी एक शुरू होती है, किसकी? पेट में झांकने की कहानी। ठीक है, जिसको कहा जाता है कहानी को खिड़की वाले पेट की कहानी। किसकी? खिड़की वाले पेट की कहानी। ये दो व्यक्तियों की कहानी है, एक है हमारे डॉक्टर साहब बॉमेट और एक है हमारे सैनिक जिसका नाम है मार्टिन। ये दोनों की कहानी है, और इन दोनों की कहानी से हमारे देश के अंतर्गत हमारे लोगों को अलग अलग प्रकार की जानकारी मिली। कैसे? पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, ये पूरी की पूरी कविता है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं अभी बता दूंगा। उसका जिसके बारे में पढ़ा, वह जो सन 1822 में, कब? सन 1822 में 18 साल का था वो व्यक्ति। कितने साल का था? केवल 18 ईयर का था, 18 साल का था, और बहुत ही ज्यादा क्या था? तंदुरुस्त था, फिट एंड फाइन था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बॉमेट के पास ले जाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फौजी था, ये 1822 की कहानी है, जब ये 18 वर्ष का था, इसको पेट में गोली लगी थी एक, किसके द्वारा? युद्ध के दौरान। ठीक है, तब इसके इलाज के लिए इसको डॉक्टर बॉमेट के पास लाया गया, और इस सैनिक का नाम क्या था? मार्टिन नाम था। ठीक, आगे बोला गया कि डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की, धीरे धीरे उसका जख्म भी ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानिए ये एक पेट है, अब जब इसमें गोली लगेगी तो एक छेद बन गया, जब इसमें गोली लगी तो छेद बन गया, डॉक्टर ने इसको अच्छे तरीके से मरहम पट्टी कर दी, लेकिन जो इसका घाव था ना, ये साइड से सूख गया। क्या हुआ? साइड से सूख गया, मतलब जख्म भर गया, लेकिन इसके अंदर एक छेद बना रह गया। क्या बना रह गया? जैसे कि आपका घाव होता है तो पूरा धीरे धीरे टिश्यूज आ जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये जो जख्म था वो साइड से सूख कर ठीक हो गया, लेकिन एक छेद सा बन गया। क्या बन गया? पेट में एक छेद सा बन गया। ठीक है, तो वही वाली बात कही इसने डॉक्टर ने कि मार्टिन की अच्छे तरीके से मरहम पट्टी कर दी, धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लग गया, और पेट का जो छेद था ना, ये नहीं भरा। जख्म तो ठीक हो गया पूरी तरीके से, पेट का छेद नहीं भरा। ठीक है, तो लगभग लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। क्या बन गई है? मार्टिन के पेट में एक अद्भुत सी खिड़की सी बन गई है। अब उस खिड़की से आप देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का उसको कोई तकलीफ नहीं थी, किसी प्रकार का उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। इस दौरान जो थी वो मार्टिन की शादी भी हुई और मार्टिन के बच्चे भी हुए, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, लेकिन पेट में उसके छेद था और अंदर देखा जा सकता था कि क्या अंदर चल रहा है। तो यही कहा कि 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में क्या बन गया? एक अद्भुत सी खिड़की सी बन गई थी। जैसे कि आप एक घर में खिड़की बना के खोल के बाहर देख लेते हो ना, फिर खिड़की बंद कर लेते हो, तो वैसे ही मार्टिन के पेट के अंदर एक खिड़की सी बन गई थी, इसलिए इस कहानी का नाम रखा खिड़की वाले पेट की कहानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। अब देखो दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर बॉमेट को पता चला कि मार्टिन के पेट में खिड़की सी बन गई है, जैसे कि आप ये देख सकते हो मार्टिन के पेट में खिड़की सी बन गई है, तो डॉक्टर बॉमेट को एक खजाना का मिल गया था। क्या मिल गया था? एक खजाना मिल गया था। उस समय में अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी डॉक्टर ने पेट के अंदर ताका झाकी करके एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं करे कि हमारा पेट किस प्रकार से कार्य करता है। बहुत सारी जानकारियां लोगों के पास नहीं थी, तो डॉक्टर को एक प्रकार से खजाना मिल गया था, इसलिए कहा गया कि सोच सकते हो कि कितने समय तक उस डॉक्टर बॉमेट ने इस पेट के साथ प्रयोग करा होगा। तो पूरे के पूरे 9 साल तक, कितने साल तक? 9 साल तक डॉक्टर बॉमेट ने इस पेट के साथ प्रयोग करा, और इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे। जैसे कि उनकी शादी हुई, उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की जो क्रिया होती है, जो फूड डाइजेस्ट होता है, वो कैसे होता है। अब तक नहीं पता था वैज्ञानिकों को। इनको एक खजाना मिल गया तो इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक जानकारी दी कि आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो लगभग लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 37 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन पेट का टेम्परेचर इन्होंने कितना बताया? 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। तो हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि हमारे पेट का जो पाचन रस होता है वो कैसा होता है? एसिडिक, यानी कि अम्ल की तरह होता है। आप सभी बच्चों को पता है कि जब आप लोगों को भूख लगती है तो पेट काटने लगता है। अगर आप भोजन दोगे तो पेट काटना बंद हो जाता है, नहीं तो पेट काटना रहता ही है जारी। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है हमारा पेट इतना खतरनाक पेट है, अगर आप इसको भोजन दोगे समय पर तो ठीक रहेगा, नहीं दोगे तो ये आपको अंदर से ही खाना शुरू कर देगा। देखा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन चाहिए होता है, और अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के अंदर जो वसा है, जो फैट है, जो हमारा क्या काम करता है, एक तरीके से मान लीजिए रिजर्व फूड का काम करता है, उसको पेट खा खाकर ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, ताकि हमारा शरीर कार्य कर सके। ठीक है, तो हमारा पेट क्या होता है? काटने लग जाता है, वो इसी कारण काटता है। कैसा? हमारे पेट के अंदर जो पाचन रस है वो एसिडिक है, यानी कि अम्ल है। दूसरा बिंदु निकल के आया, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं।
आगे चलें तो तालिका बना ली डॉक्टर बॉमेट की तालिका देखो। देखो अब इन 9 साल के अंतर्गत जो डॉक्टर बॉमेट ने प्रयोग करने के बाद कुछ उन्होंने निर्णय निकाले। क्या निर्णय निकाले, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समझते हुए चलते। देखिए पहला निर्णय इन्होंने निकाला, देखो इन्होंने दो चीज करी, एक बॉमेट का पेट लिया और दूसरा उस पेट के अंदर जो एसिडिक रस था, पाचन रस था, अम्लीय रस था, वो निकालकर एक गिलास में डाल दिया। तो देख सकते हो पेट में और गिलास के पाचन रस में क्या करा उन्होंने, पेट के अंदर से रस जो पाचन रस था वो निकाल लिया और उसको एक गिलास में उस पाचन रस को डाल दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखो क्या एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, तो पहला जो है वो मार्टिन को कच्चा दूध पिलाया गया। क्या किया गया, मार्टिन को कच्चा दूध पिलाया गया और उस गिलास के अंदर जो पाचन रस था उसमें भी गिलास के अंतर्गत भी दूध डाला गया। तो मार्टिन का जो पेट था उसमें जो कच्चा दूध था वो 2 घंटे 15 मिनट में पच गया। क्या है, मार्टिन के पेट के अंदर जो कच्चा दूध था वो 2 घंटे 15 मिनट में पच गया, लेकिन जो गिलास के अंदर हमने दूध डाला था उसको पचने में लगभग 4 घंटे 45 मिनट लगे। ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा। कितना लगे, 4 घंटे 45 मिनट का समय लगा उस गिलास के अंदर दूध को पचने में। ठीक है, अगला था उबला दूध। पहला कच्चा दूध डाला, फिर उबला हुआ दूध डाला। अब पेट में उबला हुआ दूध जो है पचा वो कितने घंटे में, 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। और गिलास में पचा 4 घंटे 15 मिनट। कितने, 4 घंटे 15 मिनट। अगला उन्हें दिया पूरी तरीके से उबला अंडा। अंडा देखा होगा ना आपने, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उबाल दिया। पेट में अंडे को पचने में टाइम लगा 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे लगे। और उसी अंडे को ग्लास के अंदर पचने में लगे 8 घंटे। कितने घंटे, 8 घंटे। फिर उन्हें कम उबला हुआ अंडा दिया, हल्का सा हाफ उबला हुआ, हाफ बॉयल एग दिया उनको, तो वो पचने में पेट को समय लगा केवल 3 घंटे। कितने, 3 घंटे। लेकिन ग्लास में जो पचा वो कितने घंटे में पचा, 6.5 घंटे में। कितने घंटे में, 6.5 घंटे में। फिर उन्हें कच्चा अंडा दिया, कच्चा अंडा लिया, ग्लास में लिया, फेंट दिया, अच्छी तरीके से मिला दिया और उनको पिला दिया। देखा होगा ना फौजी वगैरह खिलाड़ी वगैरह पीते हैं ऐसे दूध में डाल। तो जब उन्होंने कच्चा फेंटा हुआ अंडा पिया तो मार्टिन के पेट में वो अंडा पच गया केवल 2 घंटे में। कितने घंटे में, केवल 2 घंटे में। लेकिन ग्लास में पचा वो 4 घंटे 15 मिनट। कितना, 4 घंटे 15 मिनट। अगला दिया उन्हें पूरी तरीके से कच्चा अंडा, अंडा लिया, फोड़ो और पी लो। ठीक है, फेंटा वेटा नहीं, कच्चा अंडा दे दिया। तो उसको पचने में पेट में समय लगा 1.5 घंटा। कितना, 1.5 घंटा। और गिलास के अंदर 4 घंटे। तो देख सकते हो दोस्तों, जो डॉक्टर वॉमेट जो थे, मार्टिन के जो पेट में खाना दे रहे थे खाने के लिए, वो जल्दी पच रहा था और गिलास में जो पाचन रस था उसके अंतर्गत खाना देर में पच रहा था। दोनों में पाचन रस एक ही है, लेकिन पेट में जल्दी पच रहा है और गिलास में देरी से। इसके पीछे उन्होंने जब रीजन चेक करा तो देखो जो गिलास है वो एक जगह स्थिर रखा हुआ है, जो एक गिलास है वो स्थिर रखा हुआ है, पाचन रस तो है उसमें लेकिन एक जगह स्थिर रखा हुआ है। लेकिन ये जो मार्टिन है, इसके पेट के अंदर जो भोजन है ये चल भी रहा है, फिर भी रहा है, बात भी कर रहा है, और साथ ही साथ में जो हमारी पेट की आंतड़ियां होती है वो भोजन का मंथन भी करती रहती है, मतलब उसको पीसती भी रहती है, एक तरीके से निचोड़ती रहती है हमारे भोजन को, तो पीसती भी रहती है। तो हमारी पेट की आंतड़ियां भी उसको भोजन को पचाने में मदद कर रही होती है, लेकिन गिलास में ऐसा हो नहीं रहा होता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिला। और साथ ही साथ में डॉक्टर बॉमेट ने यह भी कहा कि अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का स्ट्रेस है, चाहे वो मानसिक हो चाहे किसी और प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो भी भोजन को पचने में टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि जब दिमागी रूप से आप स्वस्थ नहीं होगे तो भोजन पचने में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे 9 साल प्रयोग करने के बाद डॉक्टर बॉमेट ने ये सारे के सारे क्या दिए, अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उबला दूध जो है वो पेट में कितने घंटे में पचता है, तो 2 घंटे में पचता है या कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी तालिका आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्या डिफरेंस था पेट में और क्या डिफरेंस था गिलास में और क्यों पचने में दिक्कत हो रही थी, ये आप लोगों को पता चल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो एक रश्मि नाम की बच्ची है जिसका कितने साल की है, 5 साल की, और एक कैलाश नाम का बच्चा जो कि कितने साल का है, 7 साल का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़िए पता चल जाएगा। शरीर मोटा तुलतुला सा है, बस से स्कूल जाना और स्कूल के आने के बाद केवल टीवी ही देखना और किसी भी प्रकार का फुर्ती वाला काम नहीं करना, इसलिए एक दूसरे के क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। वहीं रश्मि की बात करी जाए तो थकान के कारण बहुत बार ये स्कूल भी नहीं जा पाती है और खेलने की ताकत भी नहीं होती है इसके अंदर। आप सही बच्चों को पता है कि हमारे शरीर को जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए सही रहता है। ये हमारा शरीर हमारे भगवान ने ऐसा बनाया है, हमारे नेचर ने ऐसा बनाया है, इसको आप जितना ज्यादा क्या करोगे, संघर्ष की ओर लेके जाओगे, तपाओगे, उतना ही ज्यादा शरीर मजबूत बनता है। ठीक है, तो इसको हमेशा कार्य में लेते रहो। जब भी आपने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी ना तो ये तरीके से मान लीजिएगा बीमारी का घर पैदा कर देता है। ठीक है, इसलिए कहा गया थकान के कारण बहुत बार रश्मि स्कूल भी नहीं जा पाती और खेलने की इसके पास ताकत भी नहीं रहती। आगे चलें तो खाने की बात करें रश्मि की, तो पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधी रोटी भी मिलती तो समझ लो उसका दिन भर का भोजन हो गया, उसे दिन भर का मिल गया पूरा भोजन। तो देख सकते हो दिन भर में क्या खाती है, थोड़े चावल या एक आधी रोटी। भाई इतने से भोजन में क्या होगा 5 साल के बच्चे का। ठीक है, तो ये क्या है, कुपोषण का शिकार है। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इस बीमारी को पहला खान पान सही नहीं होगा तो खून की कमी हो जाएगी, तो खून की कमी होगी तो वो बच्चा जो होगा किसका शिकार होगा, एनीमिया का शिकार। किसका शिकार होगा, एनीमिया। शरीर देखा होगा ना आपने, पीला पीला सा पड़ने लग जाता। और साथ ही साथ में पेट फूला सा है, क्या है, बीमार रहता है अक्सर, हाथ पैर पतले पतले से हैं। तो किस चीज की बीमारी है, तो ये बीमारी है क्वेशियोकोकर। ध्यान रखिएगा, क्वेशियोकर ये प्रकार की बीमारी है जो कि हाथ पतले पतले से, पैर पतले पतले से, पेट फूला सा और हमेशा बीमार सी रहती है, तो इसी प्रकार की बीमारी को कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं कैलाश के ऊपर, ये तो बात होगी रश्मि। कैलाश की बात, कैलाश के खाने की बात करी जाए तो घर का बना खाना तो भाई से पसंद ही नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी इस चीज से वो दूर ही रहता है। क्या खाता है, तो बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज, पिज्जा, आजकल के जो बच्चे हमारे ये यही खाना पसंद करते हैं। ठीक है, यही खाना पसंद करते हैं। अगर आजकल के बच्चों को आपने बाजरे की रोटी खिला दी ना तो पेट उसका इतना दर्द करेगा और बार-बार बेचारा लूज मोशन के शिकार हो जाएगा उसको, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है बाजरे की रोटी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, साथ ही साथ उसको पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आजकल हमारे पेट को सब बता सकता है मैदा के खाने,
पिज्जा, बर्गर, इन चीजों को, चाउमीन हो, पचा सकता है। घर का खाना खाना बहुत रेयर चांस है जो बच्चा खाता है, इसलिए जो बच्चा शिकार है वो किसका शिकार है? मोटापा का। किसका शिकार है? मोटापे का। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार ये दो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर अगली बार फिर पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो एक महिला है जिसका नाम क्या है? सुनीता। क्या नाम है? सुनीता। इसने अपनी कहानी बताई कि बहुत ही गरीब तबके परिवार से आती थी, दूसरों के खेतों में काम करके अपने दिन भर के अंतर्गत जो अनाज मिलता था उससे अपना भोजन का व्यवस्था करती थी। ठीक है, लेकिन दिन भर में जो काम करते थे उससे जो खाना मिलता था वो उनके लिए भरपूर नहीं था, जिसके कारण जो था ये क्या हो रही थी? धीरे-धीरे कुपोषण का शिकार, उसके बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो रहे थे। कुछ समय पहले इसके पति की भी मृत्यु हो गई थी, किस कारण की वजह से? तो भोजन ना मिले, भोजन की कमी से इसके पति की भी मृत्यु हो गई। ये कहां की बात हो रही है? तो दोस्तों ये बात हो रही है कालाहांडी। कहां की? कालाहांडी की। अभी कालाहांडी कहां पर है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा कालाहांडी में बहुत ज्यादा चावल की खेती होती है, चावल की काफी अच्छी वहां पर किस्में होती है। ठीक है, तो एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे ज्यादा चावलों की खेती होती है और दूसरी तरफ कालाहांडी में लोग जो है वो भुखमरी के क्या हो रहे हैं? शिकार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शिकार हो रहे हैं। भुखमरी के कारण लोगों की जान जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने वहां जो किसान है बेच बाच देते हैं पड़ोसी राज्य में या फिर और कहीं पर अपने आय के रूप में। तो कालाहांडी में चावल की पैदा बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ में एक तरफ वहां लोग जो है भुखमरी के कारण मर भी रहे हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाए आपके एग्जाम में तो पूछा जा सकता है कालाहांडी कहां है? तो उड़ीसा में। ये सुनीता उसके बच्चे की कहानी थी जो कि भुखमरी के कारण कुपोषण का शिकार हो रहे थे और धीरे-धीरे इनके पति की भी शिकार से मृत्यु हो गई। ठीक, यहाँ पे सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के टॉपिक बस यहीं पर फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने क्या कर लिया? चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सांपों के संदर्भ में सही कथन पूछिए। क्या कथन है भाई? पढ़िए। पहला कथन, हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। नाक, कैरा, दुबई और फाई। ठीक है, अगला है नाक जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। कोबरा जो हमारा जहरीले सांप का प्रकार है। अगला है जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत। नहीं दोस्तों, 2 खोखले दांत होते हैं ऊपर की तरफ, मैंने आपको पढ़ाया, गलत है। अगला है सांप काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। सांप काटने से जो दवाई सीरम होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए, बी एंड डी। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया ए, बी एंड डी वो बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया। ये गलत था, ये सही था, ये सही था और ये भी सही। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर दें। क्या बोला मैंने आपका? निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर दें। चलिए आगे चलते हैं। पढ़िए। पहला बिंदु है, कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पचता है, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पचता है और पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा उलटफेर है। कैसे उलटफेर है? देखो, क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहले आपको कथनों पर विचार करना है, यानी कि जो 4 बिंदु है इस कथन को पढ़ना है और इन चारों कथन में से जिस प्रकार का आपका उत्तर निकल गया उस प्रकार का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर बच्चे सोच लेते हैं कि कथन को पढ़ने के बाद सही उत्तर का चयन करना, मतलब जो राइट हो वो चयन करना है। देखा जाए तो राइट ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों राइट है। कच्चा दूध जो 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, बिल्कुल ठीक है पेट में। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पचता है, पेट में, बिल्कुल सही है। और पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है, पेट में, बिल्कुल सही। लेकिन भाई ये गलत है। उबला दूध जो है पेट में 2 घंटे में पचता है, आपको दिखाया था 2 घंटे में पचता है, ना कि 1.5 घंटे में पचता है। और यहाँ पर जो कथनों पर विचार करने के बाद ही उत्तर देना था आपको सही। तो कथनों पर हमने विचार करा तो भाई 3 सही थे और 1 गलत था, तो इस हिसाब से आपको गलत चुनने के लिए कह रहा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। तो ऐसे आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, परेशान किया जाता है, सही उत्तर होने के बावजूद भी आपके पास आप उसे गलत कर देते हो। आपने पढ़ा निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर क्या? पहला ऑप्शन पढ़ दिया, पहले पर टिक मारकर आगे की तरफ निकल जाते हो, ऑप्शन पढ़ते भी नहीं बात। लेकिन आपसे बोल रहा 4 ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद उत्तर आप सही दो। तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको प्रतीत हुआ भाई 3 सही और 1 गलत है। तो सीधी-सीधी सी बात है, सही उत्तर कहने का मतलब है उस 4 ऑप्शन में से जो सही हो वो चुनना है, मतलब गलत उत्तर चुनना था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे ने लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। पेट में जो उबला हुआ दूध है वो 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे में पचता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया कि मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रगति होती है, यानी प्रगति होती है, वो भोजन के पचाने में सहायता करती है। कैसा होता है? तो अभी हम जब पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो सीधी-सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के पेट के अंदर का ताप कितना होता है? तो मनुष्य के जो पेट होता है उसके अंदर का जो टेंपरेचर होता है वो पूछा गया कितना होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कितने डिग्री होता है दोस्तों? 30 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो जिस बच्चे ने 30 डिग्री लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 5th चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd चैप्टर नेम फूड एंड एनिमल, इन दोनों को हम कर रहे थे और इन दोनों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चले और साथ ही साथ में आपके एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ करवाते हुए चला था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक, चलिए अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जो करेंगे वो करेंगे कक्षा 5वीं की चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 2 3 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।